हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से हम लोग वेल्डर ट्रेड के एमसीक्यू को लेकर आए हैं। वह एमसीक्यू जो आपको, जो आईटीआई के स्टूडेंट है, जो भी आईटीआई कर रहा है, जिसका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो सीटीआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसका, और वेल्डर इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी निकलती है पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या आईटीआई कॉलेज, आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज या आईटीआई में निकलती है, और जो भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वेल्डिंग किस गैस और मोटी स्टेनलेस स्टील सेक्शन के लिए एक छोटी सी क्षमता से अधिक में कौन सी गैस जोड़ी जाती है? विच गैस इज एडेड फॉर वेल्डिंग थिक स्टेनलेस स्टील? यानी मोटा स्टेनलेस स्टील का अगर वेल्डिंग करना हो, मोटा स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करना हो तो किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए आपको यह मैग या मिग वेल्डिंग का GMAW, ये GMAW का टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको कह रहा है कि अगर मोटा स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करना हो, मोटा मेटल का वेल्डिंग करना हो तो किसका हम यूज करेंगे? क्लियर? तो आपको पिछले क्लास में पता होगा कि इसमें 3 तरह की जो गैसें उपयोग की जाती है। एक होती है इनर्ट गैस, एक होता है रिएक्टिव गैस, एक होता है मिक्स गैस, मिश्रण, ठीक है। मिश्रण 3 तरह का गैस इसमें उपयोग किया जाता है। इनर्ट में हो जाता है आर्गन और हीलियम, ठीक है, आर्गन और हीलियम। रिएक्टिव में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर? और इसमें जो मिश्रण में भी होता है 2 तरह का होता है, ठीक है। मिश्रण में भी 2 तरह के उपयोग किए जाते हैं, एक ऑर्गन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ हो गया ऑर्गन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो यह जो वेल्डिंग किया जाता है तो इस तरह के आपको मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। क्लियर? अब इसमें है जो, देखिए ऑर्गन के लिए क्या होता है कि पतली धातुओं के लिए होता है, पतली धातुओं के लिए ऑर्गन का उपयोग करते हैं, और हीलियम का उपयोग करते हैं मोटे धातुओं के लिए, क्लियर? तो इसमें किस में हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? यानी हीलियम हो गया वह मोटे धातु के लिए, ऑर्गन हो जाएगा पतले धातु के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है माइल्ड स्टील के लिए होता है। माइल्ड स्टील में क्योंकि यह बहुत ही सस्ता मिलता है इसलिए ज़्यादातर इसी को बोलते हैं CO2 वेल्डिंग, आप सुने होंगे। तो CO2 वेल्डिंग यही हो गया, या इसको मैग वेल्डिंग भी कह सकते हैं, मैग, ठीक है, मैग। और इसको ये दोनों जो है, ये दोनों को मिग वेल्डिंग कहते हैं, मिग। जब यह उपयोग होगा तो यह मिग कहलाएगा, ये मैग कहलाएगा, और यह मिश्रण का भी उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो इसमें 3 तरह के गैस हो गया, 3 तरह के गैस आपको याद रखना है, कौन कौन गैस उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? हीलियम गैस। हीलियम हो गया आपको क्या? मोटे मेटल के लिए, और ऑर्गन क्या हो जाएगा? पतले मेटल के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, उस वेल्डिंग तकनीक का नाम बताइए जिसे फिलर रड का पालन होता है। यानी फिलर रड जो है, फिलर रड का पालन किया जाता है, यानी फिलर रड आगे चलता है, फिलर रड का पालन किया जाता है, यानी आगे जो चलेगा उसी का पालन किया जाएगा। तो फिलर रड को पालन किया जाता है। तो पालन किया जाता है तो कौन सा वेल्डिंग टेक्निक में? तो देखिए आपको वेल्डिंग टेक्निक, जो गैस वेल्डिंग टेक्निक है, गैस वेल्डिंग तकनीक जो है वह 2 तरह के होते हैं। वह कौन सा हो जाएगा आपको? राइट वार्ड और लेफ्ट वार्ड। क्लियर? ये 2 तरह के आपको वेल्डिंग टेक्निक उपयोग किया जाता है। ऐसा देखिए, जब हम लोग जब वेल्डिंग करेंगे तो निश्चित रूप से है कि दाहिना हाथ में आपको ब्लो पाइप रहेगा, बाएं हाथ में फिलर रड रहेगा, ये फिक्स है। तो दाहिना हाथ में आपको, दाएं हाथ में ब्लो पाइप, बाएं हाथ में फिलर रड। तो जब दाएं हाथ में
दाएं हाथ में आपको ब्लो पाइप, बाएं हाथ में फिलर रड, इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए कि इधर हो गया, आप जब इसे पकड़े हुए हैं, आप इस तरह से आप घूम कर देखिए, इस तरह से आपको देख सकते हैं कि जब इधर देख रहे हैं तो यह दायां हो गया और ये बायां हो गया, ठीक है। ये तो पक्का हो गया, दायां है बायां है। तो दाईं तरफ चलिएगा, दाईं तरफ अगर चलिएगा, इस तरह से अगर वेल्डिंग कीजिएगा, इस तरह से वेल्डिंग कीजिएगा तो ये हो जाएगा राइटवर्ड टेक्निक, राइटवर्ड टेक्निक, ठीक है। और अगर इस तरफ वेल्डिंग कीजिएगा ऐसे तो ये हो जाएगा लेफ्टवर्ड टेक्निक, लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, राइट, क्लियर। तो जब हम इधर तरफ वेल्डिंग करेंगे, इधर तरफ वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, राइट की तरफ वेल्डिंग करेंगे, तो राइट की तरफ जब वेल्डिंग किया जाएगा तो राइट में तो जैसे राइट की तरफ जा रहे हैं तो राइट में तो ऑलरेडी ब्लो पाइप होगा ना दाहिना हाथ में, क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं, कि दाहिना हाथ में आपको ब्लो पाइप होगा, बाएं हाथ में रड होगा, फिलर रड होगा। अगर हम दाएं की तरफ वेल्डिंग कर रहे हैं, दाएं की तरफ वेल्डिंग कर रहे हैं, तो दाएं की तरफ, राइट की तरफ वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आगे आगे कौन जाएगा, आगे आगे ब्लो पाइप जाएगा, ब्लो पाइप जाएगा इधर तरफ, और पीछे से फिलर रड जाएगा। यानी किसका फॉलो होगा, पालन किसका होगा, क्योंकि आगे जो चलता है उसका पालन होगा, यानी आगे चल रहा है ब्लो पाइप। तो जब राइट वर्ड टेक्निक में जाते हैं तो ब्लो पाइप का पालन करेगा कौन, फिलर रड। अब इस तरह के चलते हैं लेफ्ट वर्ड में, यानी लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ वेल्डिंग करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे ही वेल्डिंग करते हुए लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इधर तरफ जाना है, यहाँ से शुरुआत किए इधर तरफ जाना है, तो यहाँ क्या होगा, राइट में ऑलरेडी ब्लो पाइप होगा और यहाँ लेफ्ट में फिलर रड होगा। तो फिलर रड आगे आगे चलेगा, फिलर रड आगे आगे चलेगा और पीछे से ब्लो पाइप चलेगा। तो आगे कौन चला, फिलर रड चला। तो फिलर रड का पालन, फिलर रड का क्या हुआ, फिलर रड का पालन किया गया किस में, तो फिलर रड जब आगे आगे चलता है तो उसी का पालन करते हुए क्या ब्लो पाइप चलता है। तो यह ब्लो पाइप जब इधर से चलेगा तो इसको में क्या कहलाएगा कि यह फिलर रड का पालन कर रहा है। तो कौन सा वेल्डिंग टेक्निक हो गया, तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको। राइट वर्ड में क्या होता है, राइट वर्ड में किसका फॉलो किया जाता है, राइट वर्ड में राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट हाथ में आपको ब्लो पाइप है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उधर तब राइट की तरफ जाएगा तो आगे आगे ब्लो पाइप चलेगा, तो फिर ब्लो पाइप का पालन हो जाएगा किसमें, राइट वर्ड टेक्निक में। लेफ्ट वर्ड में आपका किसमें हो जाएगा, फिलर रड का इसमें आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए लेफ्ट वर्ड जो है पतले मेटल के लिए होता है, 5 mm के आसपास में, 5 mm 0.8 से लेकर के 5 mm तक के लिए लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज होता है। और उससे ज़्यादा होता है, 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 तक हो गया, 15 तक हो गया, जो भी हो गया वह आपको राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करके उसका वेल्डिंग किया जाता है, क्लियर। इसमें आपको एक और बात बता देता हूँ, लेफ्ट वर्ड ये तो राइट वर्ड था, तो राइट वर्ड में जो ब्लो पाइप होता है, ब्लो पाइप हो गया, ये फिलर रड हो गया, ये हो गया आपको ब्लो पाइप, क्लियर। ये हो गया फिलर रड। इसमें भी आप देखिए ये ब्लो पाइप, ये फिलर रड, क्लियर। तो राइट वर्ड टेक्निक में जो है ये जो है इसका एंगल जो है 30 से 40 होता है, इसका भी एंगल 30 से 40 होगा, 30 से 40 डिग्री, क्लियर, 30 से 40 डिग्री। लेकिन इसमें जो है लेफ्ट वर्ड में 60 से 70 होता है, ठीक है। लेफ्ट वर्ड में 60 से 70 ब्लो पाइप का एंगल होता है। आई होता है आपको 40 से 50, 40 से 50, क्लियर। इसमें 40 से 50 डिग्री होगा और इसमें 60 से 70 डिग्री होगा। तो ये एंगल भी पूछा जाता है, आपको एंगल भी आपको बता दिया गया है। अगर समझ में आया होगा तो आपको समझ लिए होंगे कि हाँ यह ब्लो पाइप है, ये ब्लो पाइप है, यह फिलर रड है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड की खपत होती है। देखिए इलेक्ट्रोड की खपत किस वेल्डिंग में होता है, किस वेल्डिंग तकनीक में, किस वेल्डिंग टेक्निक में इलेक्ट्रोड का खपत होता है। तो किस में हो जाएगा, टिग में। टिग में हम टिग से लेके चलते हैं, तो टिग में क्या खपत होता है, टिग में, टिग वेल्डिंग में वेल्डिंग का खपत, इलेक्ट्रोड का खपत होता है तो नहीं होता है, क्योंकि यह टंगस्टन का बना होता है,
टंगस्टन का बना होता है, यह खपत नहीं होगा। अब गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होता ही नहीं है, इलेक्ट्रोड नहीं होता है। थर्मिट वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं होता है, उसमें मिक्सर का उपयोग किया जाता है, इसमें भी इलेक्ट्रोड नहीं होता है। क्या कहता है, इलेक्ट्रोड की खपत हो तो आर्क वेल्डिंग में खपत होती है। आर्क वेल्डिंग मतलब क्या हो गया, आर्क वेल्डिंग मतलब हो जाता है, आप मोटा मोटी अगर आर्क वेल्डिंग कहिएगा कि हाँ आर्क वेल्डिंग करना है, ठीक है, तो उसको जो बोलचाल की भाषा हो या सार्वजनिक रूप से जो अधिकतर बोला जाता है, आर्क वेल्डिंग बोला जाता है SMA-W को, SMA-W को, सिल्टेड मेटल आर्क वेल्डिंग को ही जो आप देखे होंगे चौक वगैरह पे दुकान वगैरह किया हुआ है, उसमें जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं उसको बोलता है आर्क वेल्डिंग, SMA-W बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ये भी आता है, आर्क वेल्डिंग के ही अंदर आता है, लेकिन अधिकतर नाम इसको चूज किया जाता है, क्लियर। तो इसमें क्या हो गया, खपत, इलेक्ट्रोड का खपत होता है, ओके। आइए 1.2 mm मोटी ऑक्सीएसिटिलीन लौ का उपयोग करके जोड़ने के लिए नोजल साइज क्या होगा। देखिए नोजल साइज 1.2 mm का मेटल है, ठीक है, तो नोजल साइज क्या होगा, देखिए 0.8 mm का होता है, तो इसका नोजल साइज 1 नंबर होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, एग्जाम में बहुत ही आने की प्रबल संभावना हो जाती है। 1.2 mm अगर होता है तो यह 3 नंबर आपको नोजल साइज की उपयोग किया जाएगा। देखिए अगर 3.15 mm का अगर ये होगा तो इसमें 7 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का होगा, 4 mm का होगा तो इसमें भी 7 नंबर। अच्छा 4 के बाद अगर मान के चलिए 5 नंबर का है, 6 नंबर, 5 6 जो भी होगा तो इसमें 13 नंबर का यूज किया जाएगा। यानी इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, इतना नोजल साइज आपके पास याद रखना पड़ेगा। 0.8 के लिए 1 नंबर, 0.2 से 2 mm तक, 2 से 2 mm तक इसको 3 नंबर, इसके लिए 7 नंबर, 4 के लिए 7 नंबर, 6 7 5 6 7 होगा तो 13 नंबर का उपयोग किया जाएगा। तो 5 6 7 mm अगर मेटल थिकनेस इतना mm होगा तब यह 13 नंबर। लेकिन अधिकतर जो आपको पूछा जाएगा, अधिकतर यह पूछा है क्योंकि गैस वेल्डिंग में पतले मेटल का वेल्डिंग किया जाता है, मोटा मेटल का वेल्डिंग नहीं होता है, क्लियर। मैंने करेगा भी तो ज़्यादा खर्च लगेगा, इसलिए उसको आर्क वेल्डिंग से कर दिया जाता है। तो आपको कम से कम ये 3 जो है 0.8 1.2 और 3.15 mm का लिए आपको यह 1 3 7 याद रखिएगा, क्लियर। चलिए एक और देख सकते हैं आपको 0.8 mm और 1.2 mm, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 6 से 19 और ये आपको अप टू 6 mm, यानी 6 mm तक अगर कटिंग करना हो, 6 mm तक कटिंग करना हो तो आपको कटिंग नोजल साइज जो है 0.8 mm होगा। यहाँ नंबर से आता है, वेल्डिंग के लिए नंबर से आता है और कटिंग के लिए mm से आता है, क्लियर। 0.8 mm का कटिंग नोजल लेना होगा। 6 से लेकर 19 mm का अगर मेटल काटना हो तो आपको 1.2 mm का कटिंग नोजल लेना होगा। कौन सा कटिंग नोजल, ये हो गया मेटल। देखिए कटिंग नोजल में क्या होता है, कटिंग नोजल में इस तरह का होता है, ये बीच वाला है, यही आपका साइज बताता है। यही साइज जो है 0.8 mm होगा, 1.2 mm होगा। ये प्री हीटिंग हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आपको मतलब है। इसमें है तो इसमें एक ही होता है, नोजल में एक ही छेद होता है, वेल्डिंग के नोजल में एक ही छिद्र होता है, तो यह नंबर से आपको इंडिकेट करेगा और इसमें यहाँ mm से इंडिकेट करेगा, जो इसको ऑरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिफिस बोला जाता है, ओके। चलिए आइए, स्पॉट वेल्डिंग के लिए अधिकतम धारा की आवश्यकता कितनी होगी। अधिकतम धारा आपको 150 के आसपास लगभग में आपका इसमें स्पॉट वेल्डिंग में किया जाता है। देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कौन कौन होता है आप इसको देख लीजिए।
तो आपको हो जाएगा एक में स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। क्लियर? ये तीन हो गया। अब चौथा देखिए, बट वेल्डिंग, अब होता है फ्लैश बट वेल्डिंग। ये दो हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें तीनों में जो है लेफ्ट ज्वाइंट होता है, लेफ्ट ज्वाइंट, ठीक है। और इसमें बट ज्वाइंट होता है। क्लियर? तो इसमें आया बट ज्वाइंट, इसमें होता है लेफ्ट ज्वाइंट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपको कौन कौन सा हो गया? स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग। क्लियर? तो ये आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है। इसको आपको ख्याल रखना है कि हाँ इतना चीज़ आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में आपको कितना 150 kVA का हीट चाहिए। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। वेल्डिंग मसाल का कौन सा हिस्सा गैस वेल्डिंग में उच्चतम तापमान देती है? उच्चतम तापमान देती है। गैस वेल्डिंग का फ्लेम तो आप लोग पता है 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल, कार्बोडाइजिंग। क्या हो जाएगा? कार्बोडाइजिंग हो जाएगा। यह ऑक्सीडाइजिंग का उपयोग कहाँ होता है? तो पीतल के वेल्डिंग में या ब्रेजिंग में, ये याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ होता है? तो पीतल के वेल्डिंग में या ब्रेजिंग करने के लिए। न्यूट्रल फ्लेम तो आपको जानते हैं अधिकतर में किया जाता है कि पीतल छुड़ा दीजिए। चलिए कार्बोडाइजिंग के लिए तो कार्बोडाइजिंग आपको क्लीनिंग में काम आता है, सफाई में। उसका लिंडे वेल्डिंग में, LINDE, लिंडे डी होता है, लिंडे वेल्डिंग में होता है। लिंडे वेल्डिंग में उसका उपयोग किया जाता है कार्बोडाइजिंग का। क्लियर? और जो भी अधिकतर जो मेटल बच गया वो आपको न्यूट्रल फ्लेम में होता है। अब देखिए न्यूट्रल फ्लेम जो है इस तरह का, देखिए ये 3 फ्लेम हो गया, जिसमें देखिए यह गोल है, यहाँ गोल है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ गोल है और यहाँ पर एक कोना है, ठीक है। तो गोल है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ देखिए 3 गो है, ये आपको हो जाएगा कार्बोडाइजिंग। क्लियर? कार्बोडाइजिंग हो जाएगा। तो तीनों फ्लेम इसमें क्या, न्यूट्रल में दोनों गैस इक्वल होता है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्लियर? कार्बोडाइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था किसमें उच्च तापमान होता है? तो जो इनर कोन है, देखिए ये इनर कोन हो गया, यहाँ इनर कोन हो गया, यहाँ इनर कोन हो गया। तो इनर कोन में आपके पास हीट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनर कोन में इसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। 3 तरह का आपका इलेक्ट्रोड हो गया, फ्लेम हो गया। और फ्लेम कहाँ कहाँ उपयोग होता है वो आपका उपयोग पता चल गया, और किस तरह का होता है ये भी आपके पास आ गया है सारा। ओके, चलिए आइए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले आर्क एक है द आर्क यूज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो उपयोग किए जाने वाले जो आर्क है वो किस तरह का होता है? तो देखिए आपका मेन जो होता है, जो जहाँ से इलेक्ट्रिक आती है, जहाँ से मेन जो स्रोत होता है इलेक्ट्रिक आने का, बिजली का
जो है, बिजली का जो मेन स्रोत होता है, मेन स्रोत होता है जहाँ से ग्रिड से आती है, तो वहाँ पर हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज होता है, और लो करंट होती है, लो करंट होती है। हाई वोल्टेज और लो करंट होती है, जो ग्रिड से जो बिजली आती है। यहाँ पर मशीन क्या करता है, तो मशीन जो करता है वो हाई वोल्टेज जो होता है, जो 440 वोल्ट, जानते हैं 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, वो जो आता है, यह मशीन जो है आपके पास जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। हमारे पास हम लोग दो तरह के जो मशीन का उपयोग करते हैं, स्टेप डाउन, क्लियर, स्टेप डाउन। तो इसमें मशीन कौन सा हो जाएगा, आपको स्टेप डाउन मशीन का उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं हम लोग, क्लियर। स्टेप डाउन का उपयोग करते हैं। स्टेप डाउन में करता क्या है, तो यह जो हाई वोल्टेज होता है, लो करंट होता है, तो उसको क्या करता है, यह जो लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, लो वोल्टेज हाई करंट में डिस्चार्ज कर देता है, क्लियर, क्या कर देता है, लो वोल्टेज और हाई करंट में डिस्चार्ज कर देता है। और यह जो है, जो 440 या 220 होता है, 220 जो वोल्ट होता है, उसको आपको 40 से 100 को आर्क ओपन सर्किट वोल्टेज, OCV, इसको याद रखिएगा, OCV ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 40 से 60। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 40 से 60 हो जाएगा। OCV आता कितना है, 440 या 220 आता है। उसको कैसे कम किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा कम किया जाता है, और कम करके क्या किया जाता है, तो लो वोल्टेज और हाई करंट में चेंज कर दिया जाता है। ओके, चलिए आइए, इलेक्ट्रोड कोटिंग के कार्यों में से एक क्या है, यानी इलेक्ट्रोड कोटिंग, जैसे देखिए ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया। अब कोटिंग यह किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, कोटिंग किया हुआ है। ये क्या है, ये फिलर वायर है, ये कोटिंग किया हुआ है। तो कोटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, क्लियर, बिना कोटिंग के भी तो काम हो सकता था। कोटिंग करने से फ़ायदा क्या होता है, देखिए कोटिंग किया जाता है, या कोटिंग फ्लक्स का कोटिंग क्या रहता है, कोटिंग करने से क्या होता है कि जो वेल्ड मेटल होता है, वेल्ड मेटल कहते हैं किसको है, ये जो आपको ये आपको वेल्ड मेटल, इसमें जो है मोल्टेन पूल होता है, समझिए मोल्टेन पूल, ये मोल्टेन पूल, तो यह मोल्टेन पूल को जो है, वेल्ड मेटल को या मोल्टेन पूल को, वेल्ड मेटल यहीं पर आके गिरता है, या मोल्टेन पूल इसी को बोलेंगे। तो मोल्टेन पूल जहाँ पर गला हुआ रहता है, लिक्विड जो मेटल रहता है, तो मोल्टेन पूल को क्या करता है, सुरक्षा करता है, फ्लक्स जो है वह सुरक्षा करता है, किससे, बाहरी वातावरण से, बाहरी जितने भी वातावरण है उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उससे इस क्या करता है कि वह सुरक्षा करता है, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट बता दिए, दूसरा पॉइंट है कि जो आर्क जो है, आर्क बनाने में आसानी होती है, एक तो सुरक्षा करता है, एक तो सुरक्षा कर दिया, और दूसरा हो गया आर्क बनाने में आसानी, होती है, क्लियर, आर्क बनाने में आसानी होती है। तीसरा है कि आर्क स्थिर रख सकते हैं, आर्क क्या होगा, आर्क स्थिर रख सकते हैं। स्थिर अगर यह नहीं रहेगा तो क्या होगा, आर्क स्थिर नहीं रहेगा, कभी बुझ जाएगा, ठीक है, कभी चालू होगा बुझ जाएगा, तो बार बार बुझेगा, इसलिए इसमें आर्क स्थिर करने में भी यह फ्लक्स आसान करता है। आर्क बनाना भी आसान हो जाता है, अगर बिना कोटेड रहेगा तो आर्क बनाने में परेशानी होती है, जल्दी से आर्क बनता नहीं है। और दूसरा, पहला बात कि सुरक्षा करता है, किसको सुरक्षा करता है, तो मोल्टेन पूल को सुरक्षा करता है। तो अब देख लीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है,
आर्क टेम्परेचर को नियंत्रित करता है नहीं, टेम्परेचर को कुछ आर्क के टेम्परेचर को नियंत्रित यह नहीं करता है। क्लियर? आर्क को स्थिर रखता है, चलिए आर्क को स्थिर कर दिया। ज्वाइंट को रोकता है, ये भी नहीं। वेल्डिंग करंट को बढ़ाता है, ये भी कुछ नहीं करता है। क्या करता है? आर्क को स्थिर करता है, आर्क बनाने में आसानी होती है और मोल्टेन पूल को सुरक्षा करता है। ओके, चलिए आइए, पीतल और कांस्य धातुओं को वेल्ड करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा लॉ का उपयोग किया जाता है? जैसे कि हम लोग अभी चर्चा किए थे, जब हम लॉ पढ़ रहे थे, फ्लेम पढ़ रहे थे, 3 तरह के फ्लेम बताए थे। 3 तरह के फ्लेम बताए थे, ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल और कार्बोडाइजिंग। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग का क्या उपयोग था? तो पीतल और ब्रेजिंग, इसका उपयोग क्या था? तो लिंडे वेल्डिंग। क्या उपयोग था? लिंडे वेल्डिंग। और ये आपको क्लीनिंग में ही काम आता है, क्लीनिंग सफाई के लिए। और जो बच गया वह न्यूट्रल में। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग का क्या उपयोग था? पीतल और ब्रेजिंग में। इसमें कौन सा है? तो पीतल है। ठीक है, पीतल और कांस्य धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा? बोलिए। तो यह हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ओके, आइए, निष्क्रिय गैस धातु आर्क वेल्डिंग में पतली धातु को वेल्डिंग करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही था जिसमें आपको इनर्ट गैस जो है दूगो हो गया, ऑर्गन और हीलियम। ऑर्गन हो गया पतले के लिए और ये हो गया मोटे के लिए। क्लियर? तो कौन सा धातु कहता है? पतला धातु कहता है। पतला में कौन सा हो जाएगा? यह ऑर्गन हो जाएगा। देखिए आंसर क्या है? ऑर्गन आपका आंसर निकल गया। क्लियर? अब आइए, गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है आपको वेल्डिंग करेंगे, आपको आर्क वेल्डिंग पढ़े जाएंगे तो उसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है एक मिलेगा आपको कार्बन का, जिसमें कार्बन आर्क वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में आपको कौन सी का मिलेगा? कार्बन का इलेक्ट्रोड मिलेगा। ये भी नॉन कंज्यूमेबल होता है। क्लियर? और दूसरा नंबर देखिए, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होता है। वह उसमें आपको कौन सा वेल्डिंग कहा जाएगा? टिग या टिग वेल्डिंग ही इसको कहते हैं। GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। क्लियर? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्लियर? तो यह जो है टंगस्टन का उपयोग किया जाता है और एक कार्बन का उपयोग किया जाता है। कार्बन में कार्बन आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। अब देखिए ये 2 तरह के जो इलेक्ट्रोड है वह इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल मिलेगा आपको, यह खपत होने वाला नहीं है। क्लियर? तो अब देखिए, सिलिकॉन नहीं, कास्ट आयरन नहीं, स्टील नहीं, आपको टंगस्टन का उपयोग, टंगस्टन का जो बनाया जाता है वह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ओके, चलिए आइए, यदि पाइप की दीवार मोटाई 3 से 5 mm हो तो रूट अंतर कितना होगा? तो रूट हो जाएगा, देखिए रूट किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ से ये पाइप हो गया, ठीक है, और दूसरा पाइप ये हो गया, ये पाइप हो गया। ये दोनों के बीच की दूरी जो होता है, ये दोनों के बीच की दूरी, उसी को बोलेंगे रूट। क्लियर? तो अगर आपको दीवार की मोटाई, ये जो दीवार की मोटाई इसको बोलते हैं दीवार, ठीक है, इसको दीवार की मोटाई
पाइप को दीवार की मोटाई से ही मापा जाता है। तो नहीं, पाइप को, हाँ, पाइप की मोटाई जो लिया जाता है इसको दीवार की मोटाई इसको बोलते हैं। इसमें 3 से 5 mm का अगर हो, 3 से 5 mm का अगर हो तो इसमें रूट गैप, ये जो रूट गैप है कितना होना चाहिए, तो 1.5 से 2.5 mm होना चाहिए। क्लियर। पाइप वेल्डिंग के बारे में आपको पता ही होगा, इसका पोजीशन क्या होता है, 1G, 2G, 5G, 6G। क्लियर, 6G होता है। इसमें पाइप क्या होता है, इसमें पाइप रोलिंग होता है, रोलिंग होता है और फ्लैट पोजीशन में होता है, फ्लैट पोजीशन में होता है। क्लियर। इसमें पाइप फिक्स होता है, फिक्स होता है और यह वेल्डर रोल करता है, वेल्डर घूमता है। यह हो गया आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये आपको 5G हो गया। तो 5G में भी फिक्स रहता है, इस तरह का होगा वेल्डिंग, यह फिक्स रहेगा और वेल्डर जो है घूम घूम के करेगा, जिसमें आपको फ्लैट, ओवरहेड और वर्टिकल तीन को इसमें आ जाएगा। 6G में इस तरह का आपको 45 डिग्री पर एक इंक्लाइन रहता है, ये भी फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। वेल्डर घूम घूम करता है। इसमें ऑल पोजीशन इसमें किया जाता है, ऑल पोजीशन का इसमें वेल्डिंग हो पाता है। क्लियर। चलिए आइए, कम समय तक मॉइस्चर पिकअप फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। कम समय तक मॉइस्चर पिकअप करने के लिए मॉइस्चर पिकअप करता है, तो मॉइस्चर पिकअप करता है तो आपको देखिए इलेक्ट्रोड, देखिए इलेक्ट्रोड में अगर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में अगर मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, मॉइस्चर आ गया, तो मॉइस्चर आ गया तो कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। सो पूछ रहा है कि मॉइस्चर इसमें आ गया तो कौन सा डिफेक्ट इसमें हो सकता है। तो कौन सा डिफेक्ट होगा, तो डिफेक्ट हो जाएगा पोरोसिटी। पोरोसिटी क्यों होता है, पोरोसिटी होता क्या है पहले बताइए। पोरोसिटी जो है, जब यह वेल्डिंग किया जाएगा तो इसमें छोटा छोटा सा पिन होल हो जाएगा, पिन होल। उसमें जो गैस बन जाता है, जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर के कारण, ग्रीस के कारण, ये सब के कारण अगर इसमें गैस बन जाता है, गैस जो है छोटा छोटा बूंदों के साथ ऊपर निकल जाता है, तो इसमें पिन होल हो जाता है। यानी पिन जितना होता है उतना छोटा छोटा हॉल हो जाता है। तो यह हॉल जो है क्या कहलाता है, पोरोसिटी कहलाता है। पोरोसिटी होता क्यों है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर घुस गया। और मॉइस्चर इसमें भी हो सकता है, मेटल में भी आपको जंग लगा हुआ हो सकता है, किसी तरह से गैस बन जाना है तो आपको ग्रीस है, तो ये सब बन जाने के कारण इसमें गैस हो जाता है, जिससे कि पोरोसिटी हो जाता है। क्लियर। क्रैक कैसे होता है, क्रैक कैसे होता है, जब ऑटोमेटिक बहुत जल्दी ठंडा कर दिए, वेल्डिंग किए, ठंडा कर दिए, कोई मेटल कंपोजिशन भी गड़बड़ा जाता है, उसके कारण भी क्रैक हो जाता है। अंडरकट क्यों होता है, अंडरकट होता है किसको, अंडरकट बोलते हैं। देखिए अंडरकट जो है इस तरह का, यहाँ पर अंडरकट हो जाएगा, यहाँ पर इसे अंडरकट हो जाएगा। क्लियर। तो अंडरकट हो जाता है, तो इससे क्यों होता है, इसलिए कि आपने इलेक्ट्रोड को सही से चलाया नहीं है, होल्ड नहीं किया, यहाँ होल्ड करना पड़ता है, तब यह अंडरकट नहीं होता है। क्लियर। डिस्टोर्सन क्यों होता है, तो उसका जो फैलता है, जो हीट फैलता है, वह हीट फैलने के कारण भी डिस्टोर्सन हो सकता है। ओके। आइए, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज क्लासिफाई अंडर द प्रोसेस ऑफ, क्या है, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। देखिए सीट जो इसमें जो है वेल्डिंग का जो प्रोसेस आपको क्लासिफाई किया गया है स्रोत के आधार, हीट के स्रोत के आधार पर, हीट के स्रोत के आधार पर। क्लियर। हीट के स्रोत के आधार पर 3 प्रकार के वेल्डिंग हो गया। एक हो गया इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, यह हो जाएगा गैस वेल्डिंग, यह हो जाएगा अदर वेल्डिंग। क्लियर। 3 तरह के आपको वेल्डिंग उपयोग में दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और अदर वेल्डिंग। अब देखिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग,
दूसरा आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग। तीसरा आपको दिखाई देगा कौन हो जाएगा, लेजर वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग। चौथा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। पांचवा हो जाएगा इंडक्शन वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग। देखिए इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग। क्लियर। तो ये आपको किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में चला जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में आपको यहाँ 5 दिखाई दिया। गैस वेल्डिंग में तो आपको ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग हो गया, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग हो गया, ऑक्सी कोल गैस वेल्डिंग हो गया, ये आपका इसमें आ जाएगा। क्लियर। और अदर में जैसे कि थर्मिट वेल्डिंग हो गया, ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग हो गया आपको। तो आपको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आपको SMAW टीग आएगा, मीग आएगा, समर्ज SAW आ जाएगा, समर्ज आर्क वेल्डिंग आ जाएगा। ये सब जो है वेल्डिंग है ना, यह इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का भाग होता है। क्लियर। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक आर्क भाग होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क का सिल्वर मेटल आर्क वेल्डिंग किस प्रोसेस का होता है, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का हो जाएगा। आपको हम यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ना, इसमें आपको हम एक ऑप्शन देते हैं, जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये सब किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का होगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए सोल्डरिंग प्रक्रिया में जो है सोल्डरिंग प्रक्रिया में आपके देखा गया है, आपने देखा होगा कि सोल्डर बार पर रगड़ने पर सोल्डर पर्याप्त रूप से गर्म तांबा सोल्डरिंग बीट पर चिपकता नहीं है। सोल्डर में जो लगाते हैं वह जो है सोल्डर चिपकता नहीं है बीट पर। क्यों, इसका क्या कारण हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सोल्डरिंग बीट का आकार बदलना है, नहीं, क्योंकि चिपक रहा है। बीट को साफ करना, हाँ बीट को साफ कीजिएगा तो आपको यह चिपकता नहीं है, बीट पर चिपकता नहीं है, सो पता चिपकेगा, आप उसको सोल्डरिंग कर सकते हैं। क्लियर ना। तो यह आपको बीट को साफ करना होगा। सोल्डरिंग में लीड और टिन होता है, लीड और टिन का मिश्रण होता है सोल्डर, ठीक है। 427 डिग्री से कम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और उसी से कम पर इसको किया जाता है। ये याद रखना होगा कि सोल्डर, लीड और टिन 427 और बीट को साफ करके उसको चिपका सकते हैं। ओके। आइए 3.15 एल्युमिनियम बट संयुक्त वेल्डिंग के लिए, यानी आप कौन सा बट ज्वाइंट बनाते हैं, तो ब्लो पाइप का एंगल कितना होगा। देखिए इस तरह के हम ठीक है। अब यहाँ पर ब्लो पाइप हो गया, ये हो गया फिलर रॉड, ब्लो पाइप। तो इसका एंगल पूछ रहा है कि इसका एंगल कितना होगा। ये तो 30 से 40 होता है, तो हम लोग जाने हैं, ठीक है। लेकिन इसका एंगल कितना होगा, तो इसका एंगल आपको 7 से 70 डिग्री होता है एल्युमिनियम में, ठीक है ना। ये याद रखना है, एल्युमिनियम में आपको क्या है 60 से 70 डिग्री होता है। हालांकि यह जो है, यह एंगल जो है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग के टेक्निक में आता है, जो 5 mm से कम में होता है। तो 5 mm से कम ही दिख रहा है, 5 mm से कम ही है। राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में, राइट वर्ड में कितना होगा ये वाला, तो यह 40 से 50 हो जाता है, 40 से 50 हो जाता है। लेफ्ट वार्ड में 40 से, राइट वार्ड में 40 से 50। इसमें मोटा मीटर वेल्डिंग होता है, मोटा मीटर। इसमें लेफ्ट वार्ड में लेफ्ट वार्ड का वेल्डिंग टेक्निक है ये, लेफ्ट वार्ड का। इसमें पतला मीटर,
पतला मेटल इसमें वेल्डिंग किया जाता है। ओके, चलिए कितना हो जाएगा मेटल ब्लो पाइप का एंगल 60 से 70 डिग्री। साथ साथ आपको फिलर मेटल का भी याद कर लीजिएगा, 30 से 40 दोनों में होता है, वो तो याद होगा ही। आइए, मोस्ट सुटेबल फ्लक्स वेल्डिंग कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए जो फ्लक्स उपयोग किया जाता है, फ्लक्स उपयोग किया जाता है, सोडियम बोरेट का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए कौन सा? सोडियम बोरेट। कास्ट आयरन हम लोग देखे थे, कास्ट आयरन का आपको मेल्टिंग पॉइंट 1200 के आसपास होता है। ठीक है, 1200। और आप उसका प्रकार पता होगा, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। 2 में हो जाएगा WHITE, वाइट कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन। 3 में हो जाएगा आपको मेलेबल कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन। 4 में हो जाएगा नोडुलर कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन में 3 से 4% कार्बन होती है। क्लियर? ये भंगुर होता है, सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, ये कठोर होता है। सब भंगुरता का तो भंगुर तो सब जो कास्ट आयरन है सभी भंगुर होते ही है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है। ये आपको मॉडुलर जो है हीट ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, मॉडुलर, मॉडुलर नहीं, मोडेबल। और नोडुलर जो है ये आपको मैंगनीज इसमें मिलाया जाता है, मैंगनीज मिला करके नोडुलर बनाया जाता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है 4 गो। उसमें फिर कार्बन की मात्रा, फिर कौन सा आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग यही होता है, ग्रे कास्ट आयरन वेल्डेबल होता है। क्लियर? और सब वेल्डेबल नहीं होता है, अगर होगा भी तो बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए आपको कौन सा वेल्डिंग करते हैं कास्ट आयरन में तो ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। ओके, और फ्लक्स कौन सा होता है? सोडियम बोरेट। आप ये भी ध्यान रखिए, बोरेक्स भी होता है, बोरेक्स। ये भी आपको अगर कहीं मिल गया बोरेक्स फ्लक्स में उपयोग करते हुए तो बोरेक्स का भी उपयोग किया जाता है। क्लियर? ओके। साधारण कार्बन स्टील जिसे कार्बन 0.5 तक हो उसको कौन सी में विभाजित किया जाता है? देखिए, कार्बन 3 प्रकार जो है, कार्बन स्टील जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अब इसमें जो होता है देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, 0.5 से लेकर के 0.3 तक होता है, प्रतिशत कार्बन होता है। इसमें जो है 3 से 0.6 तक होता है, इसमें जो है 6 से 1.2% होता है। तो इतना ही आपको प्रतिशत दर्शाता है कि आपका कौन सा कार्बन स्टील है। क्लियर? जितना धीरे धीरे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी वह कठोर होते चला जाएगा। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। अब देखिए 0.3 से 0.6%, इसमें कितना है? 0.5%। कौन सा में चला जाएगा? मीडियम में चला जाएगा। क्लियर? और लो में 0.05 से 0.3 तक। ये याद रखना है, जो लो कार्बन स्टील है वह 0.05 से 0.3 तक। मीडियम आपको पता चल गया। हाई जो है 0.6 से 1.2 तक। अधिकतर जो वेल्डिंग होता है यही आपको लो कार्बन स्टील वाला ज़्यादातर वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। इस सबको करना है तो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत सारा जुगाड़ करके करना पड़ता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीडियम कार्बन स्टील। ओके, इसका मीडियम कार्बन स्टील यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम। ओके, आइए, एक बराबर ब्लो पाइप में इनलेट कनेक्शन होता है। क्या वो इनलेट कनेक्शन होता है? जैसे अगर हमको बराबर चाहिए, क्या बोलते हैं, बराबर गैस चाहिए, तो उसके लिए आप देखिए
यही होता है ब्लो पाइप, ठीक है। ब्लो पाइप है भैया, नोजल हो गया। इनलेट होता है, तो इनलेट माने इन करने वाला पाइप जो है कनेक्शन कैगो होता है, एक ऑक्सीजन के लिए एक एसिटिलीन के लिए। क्लियर? तो कैगो हो जाएगा, कैगो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, 2 इनलेट कनेक्शन 2 होगा, कैगो 2 गो हो जाएगा। ओके, आइए स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग बीच की दूरी कितनी होती है, किस पर निर्भर करता है? तो स्पॉट वेल्डिंग, पहले बताइए कि स्पॉट वेल्डिंग किस वेल्डिंग कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो स्पॉट वेल्डिंग जो है, स्पॉट वेल्डिंग जो है किस वेल्डिंग कैटेगरी में आती है? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है। किसमें? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के आपको 5 गो का नाम बताइए, स्पॉट, सिम, प्रोजेक्शन, बट, फ्लैश बट। ओके, चलिए अब इसके डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? तो वह सीट के मोटाई के सामग्री के आधार पर वह डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलिए। ओके, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक इसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, टाटा।